भारत का युवा आज भारत सबसे ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन वाला देश है। 68% लोग इस देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन में है। मीडियन एज हमारी 29 ईयर्स है। आज हमारे पास जो डेमोग्राफी है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। पिछले एक्चुअली ना आज से नहीं है, पिछले 10-15 सालों से है। बट क्या हम उस डेमोग्राफी को, क्या हम उस यूथ को पॉजिटिवली यूज़ कर पा रहे हैं? सोचने की बात है ये। क्या हम उन सबको जॉब दे पा रहे हैं? क्या हम अपने स्किल्ड पढ़े लिखे एजुकेटेड यूथ को, अपने वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले यूथ को इंडियन इकोनॉमी में बढ़त लाने के लिए यूज़ कर पा रहे हैं पॉजिटिवली? ये भी सोचने की बात है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वजहें हैं? और ये एम्प्लॉयमेंट ना मिलना या अपने स्किल्ड एजुकेटेड यूथ के पास काम ना होना ना सिर्फ उनके लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लमेटिक है, बल्कि साथ ही साथ इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। सो वेलकम एवरीवन, हम बात करेंगे, आज का टॉपिक है हमारा मैसिव जंप इन इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन बट स्टिल द इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग। मेरा नाम है ऋषभ, है मेरे इकोनॉमिक्स सॉफ्टवेयर फैकल्टी। बढ़ते हैं हम इसी बात को आगे लेके। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? आज जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी 15 टू 64 ईयर्स ऑफ एज, 68% लोग हैं जो काम कर सकते हैं। और 2015 में 66% थी, तब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। यानी वही मैंने कहा कि पिछले 10 से 15 साल में हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। 65% उसमें से लोग 35 साल से कम के हैं। और हमारे देश की मीडियन वर्किंग एज 28, मान लो 28-29 साल है। यानी मीडियन एज हमारे देश की 28-29 साल है। यानी ज़्यादातर लोग जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं वो 28-29-30 साल के आसपास के हैं। क्या सबके पास नौकरी है? सबके पास तो नहीं। क्या ज़्यादातर लोगों के पास नौकरी है, एक अच्छी नौकरी अपने पढ़ाई लिखाई के हिसाब से? क्या वो पढ़ लिख के या एजुकेटेड हो के खुश हैं? क्योंकि कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो क्या पढ़ने लिखने वाले नवाब बन गए? वही देखें तो 1 बिलियन से ज़्यादा लोग इस देश में, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन के हो जाएंगे बाय 2030। बहुत बड़ा नंबर है ये। कितने सारे देश में इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग हो जाएंगे। क्या हम तैयार हैं उन सबको जॉब देने के लिए? कि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो ज़रूरी है ही, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ना भी तो ज़रूरी है। हमारे पास लगभग 50 साल का विंडो था, अभी भी है। 2005 से ये विंडो आया और 2055 तक ये विंडो हमारे पास है, क्योंकि उसके बाद ये जो पॉपुलेशन है हमारी बूढ़ा होना शुरू हो जाएगी। जैसे जापान के साथ हुआ, जैसे अभी चाइना के साथ हो रहा है, जैसे यूरोपियन नेशंस के साथ हो रहा है। कि क्यों कहा जा रहा है कि विंडो इज क्लोजिंग? विंडो इज क्लोजिंग बिकॉज हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो 2005 से है और 2011 से पीक कर रहा है, शुरू हुआ है, वो 2040-45 तक हमारा पीक कर जाएगा। पीक होना जो शुरू हुआ है, मतलब आगे बढ़ना शुरू हुआ है, वो 2040-45 तक हमारा पीक कर जाएगा। उसके बाद हमारी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो जाएगी। पॉपुलेशन फिर भी रहेगी बट बढ़ेगी नहीं है। वर्किंग एज पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी और 2055-60 आते आते हम लोग भी एक ओल्ड नेशन होने लगेंगे। तो क्या हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? 2040 में हमारा डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर लोग पेंशन्स की तरफ होंगे क्योंकि लोग बूढ़े हो रहे होंगे। लगभग 8.5 करोड़ लोग एडिशनल जुड़ने वाले हैं हमारे वर्कफोर्स में, जो अगले 10 सालों में, 2030 तक जो हम 1 बिलियन देख रहे हैं, यानी 100 करोड़ लोग, तो वो अभी 8-9 करोड़ और जुड़ने वाले हैं। अभी भी हम 90 करोड़, 80 से 90 करोड़ लोग हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन के हैं। और अगर हम बात करें, ये विंडो बहुत तेज़ी से बंद होगी, हमारे पास संभलने का मौका नहीं होगा अगर हम आज से ही शुरुआत नहीं किए। तो हमें 12% के आसपास की ग्रोथ चाहिए एज पर वेरियस इंटरनेशनल सोर्सेज, ताकि हम अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन की जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकें। हम बढ़ कितने परसेंट से रहे? 7%। हम इसमें खुश हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, बट क्या वो ग्रोथ हमारे खुद की इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल है? तो जवाब होगा कि नहीं। एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है। यूथ हमारा 83% है जो इंडिया में अनएम्प्लॉयड है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 14% है। और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए भी कम है क्योंकि एमजी नरेगा जैसी स्कीम्स वहाँ काम करती हैं। ऐसा अर्बन में नहीं होता। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 7% के आसपास है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसीलिए जो युवा है वो सोचता है कि पढ़ लिख के भी क्या मिल जाएगा। 66% एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे पास, अगेन वो एजुकेटेड यूथ की है।
2022 में। आगे बढ़े अगर तो 46,000 प्लस, मतलब लगभग 50,000 के आसपास जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे, सोचो कि बैचलर किए हुए लोग वो सफाई कर्मचारी की जॉब के लिए हरियाणा में अप्लाई करते हैं। आप देखते होंगे कि कई बार एमपी जैसे स्टेट में जब प्यून का फॉर्म आता है तो पीएचडी होल्डर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि पढ़ लिख के उनके पास अब जॉब नहीं है, मीनिंगफुल जॉब नहीं है अपने कैलिबर से रिलेटेड। 5 में से 2 आईआईटी ग्रेजुएट्स वो हैं जिनको अपने मन मुताबिक प्लेसमेंट्स नहीं मिल रही है, और इस देश में 15 से 20 लाख जो हर साल इंजीनियर्स निकल रहे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है, इंडस्ट्री रेडी नहीं है। तो कमी कहाँ आ रही है? पढ़ाई लिखाई में कमी आ रही है, स्किल सेट में कमी आ रही है, क्या हमारा करिकुलम ही इंडस्ट्री रेडी नहीं है? तो बात करने की तो यही बात है, लगभग 40-45% के आसपास जो ग्रेजुएट है वो अनएम्प्लॉयबल हैं। क्यों हैं? तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो बट पहले ये समझते हैं कि ये जॉबलेस ग्रोथ का फिनोमेना है वो है क्या। देखो, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 1% थी, अब घट करके 0.1 के आसपास आ गई है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि हर 1% जो जीडीपी ग्रोथ होता था उसमें 1% का एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी होता था इंडिया में पहले, बट अब हर 1% जीडीपी ग्रोथ पे सिर्फ 0.15% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होता है। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। इवन विथ थ्राइविंग प्राइवेट सेक्टर हमारे पास देने को जॉब्स नहीं है। 7% जीडीपी हमारी जॉब सस्टेनेबल नहीं बनाती हमको। अगर हमें 11 से 12 मिलियन लोगों को जॉब्स देने हैं तो हमें अपनी जीडीपी का ग्रोथ रेट 12% से ज़्यादा करना होगा, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं लगता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वी आर टू मच डिपेंडेंट अपॉन आवर प्राइवेट कंजम्पशन। अब हम बात करते हैं क्वालिटी क्राइसिस की। इनफॉर्मल, हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर लगभग, अगर हम एवरेज देखें तो 85 से 80% लोग इनफॉर्मल जॉब करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं। मतलब उनके पास अपनी जॉब का कोई कागज़ नहीं है, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल रहा उनको, कोई पक्का जॉब नहीं है उनके पास, उनको कभी भी निकाला जा सकता है। द ब्लू कॉलर वर्कर्स, गिग वर्कर्स, कंसल्टेंट्स। और ऐसी स्थिति में जब लोगों को यही नहीं पता कि क्या उनके पास कल जॉब रहेगी या नहीं, तो वो कैसे काम कर सकते हैं? वो गलतियां करने से डरेंगे, वो कुछ बेहतर करने की उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सबसे पहले अपनी जॉब बचानी है, क्योंकि उनको अपना कल देखना है। इसके अलावा क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कंट्रोल्ड नहीं है, कागज़ नहीं है, इसीलिए एक वेज स्टैग्नेशन का भी क्राइसिस है। क्योंकि अगर इतने सारे लोग हैं, 100 करोड़ लोगों को नौकरी देनी, अगर कोई कहा कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, तो बोलेगा कि काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ, 10 लोग पड़े हुए हैं काम करने के लिए। तो हमको ये देखने को मिलता है कि ना सिर्फ स्टैग्नेट हुई है, कई मामलों में तो ये तनख्वाह या सैलरीज या वेजेस गिरे भी हैं इंडिया में सरप्लस अमाउंट ऑफ लेबर होने की वजह से। खासकर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, उनकी जो प्रॉफिट्स हैं, उनकी जो इनकम वेजेस हैं, वो 30% से ज़्यादा यानी 1/3 से ज़्यादा गिर गई हैं, 33% के आसपास गिरी। यानी कि हमारा जो रियल वेज है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ है तो इन्फ्लेशन है, तो हमारी वेजेस जो बढ़ रही हैं वो हमारे इन्फ्लेशन को भी पूरा नहीं कर पा रही, हमारी रियल वेजेस गिरते जा रही हैं नीचे। इसीलिए इसकी वजह है एक फेल्ड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हर देश, पहले भाई सबको एग्रीकल्चर में होता है प्राइमरी सेक्टर, फिर वो बढ़ता है मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो सरप्लस लेबर होता है वो ट्रांसफ़र कहाँ जाता है? आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फिर मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होती है, वर्कर और स्किल्ड होता है, तो सर्विस सेक्टर बनता है। लेकिन हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काम किया ही नहीं, हम एग्रीकल्चर से सीधे सर्विसेज पे चले गए। तो जो लोग पढ़ लिख लिए वो तो आगे बढ़ गए, बट जो पढ़ नहीं पाए उनका क्या? वो तो वहीं रह गए। आज भी हमारा एग्रीकल्चर, कभी 55% जीडीपी में योगदान था, आज एग्रीकल्चर का योगदान मात्र 16% है। फिर भी 45 से 50% लोग आज भी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। तो अगर इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं और फिर भी वहाँ से जीडीपी नहीं आ रहा, और 55% जीडीपी सर्विसेज से आ रहा है, और वहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट मात्र 20-25% है, तो कैसे ये पॉसिबल है कि हम जॉब्स देने में काबिल हो पाएंगे? सर्विसेज इसको सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। आप एआई को लेके आ रहे हैं तो एआई के लिए आपको जम के पैसा लगाना है उसमें। आप 20 लोगों को रख के एआई डेवलप नहीं कर सकते। यू नीड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। तो वो लेबर इंटेंसिव नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एक लेबर इंटेंसिव जॉब है, एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। एमएसएमईज आ सकते हैं, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, वो लोगों को जॉब दे सकते हैं, लेकिन सर्विसेज सेक्टर ऐसा नहीं कर सकता। अब जैसे हमारा यूरोप है या नॉर्थ अमेरिका है, अब वो सर्विसेज सेक्टर की तरफ मूव कर गया है।
बट जब उनका समय था उन्होंने भर के मैन्युफैक्चरिंग किए। आज भी दुनिया की ग्लोबली आपको अच्छी कार्स देखी जाए तो BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फोर्ड, ये सब वेस्टर्न कार्स हैं, यही वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर हुई है। धीरे धीरे डेवलप किया उन्होंने, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। और रिसेंटली जो इकोनॉमिक स्लोडाउन भी देखा गया है वो इसलिए देखा गया है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जीडीपी भी गिरी है। अब तो फिर से अपने आप को सस्टेन कर लिया है, 7% के ऊपर चली गई है Q3 में। बट क्या 6.5% की ग्रोथ रेट हमें विश्वगुरु बना सकती है? सोचने की बात यह है कि क्या सिर्फ कुछ एक कॉरपोरेट्स या कुछ एक इंडस्ट्रीज या कुछ एक सेक्टर बेहतर कर जाएंगे इसलिए पूरा देश बेहतर हो जाएगा? सोचने की बात यह है। इसीलिए गवर्नमेंट को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को और बढ़ाने की ज़रूरत है, सो दैट स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग एंड प्ले मॉडल्स बेहतर किए जा सके, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और लाया जा सके, ताकि नौकरी मिल सके। सबको सरकार जॉब दे दे ये पॉसिबल नहीं, लेकिन सरकार ये सहूलियतें दे दे कि लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाए, ये तो ज़रूरी है ना। क्योंकि इंडिया एक विशियस साइकिल में फंसा हुआ है। कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन कम था इसीलिए सरकार ने चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो इनकम टैक्स हो, दोनों की रेट कम किए। और क्योंकि कंजम्पशन कम है और इंडिया कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, जीडीपी कैलकुलेशन में 62% कंजम्पशन का वेटेज है, और कंजम्पशन कम हो जाएगा तो जॉब्स कम हो जाएंगी, जॉब्स कम हो जाएगी तो फिर और कंजम्पशन, इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन और कम होगा। एक विशियस साइकिल में फंसते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर स्किल्स मिसमैच की बात देखें तो हमारे 45%, 47% के आसपास जो वर्कर हैं वो अंडर क्वालिफाइड हैं। फीमेल्स में ये नंबर बढ़ के 62% हो जाता है। अगेन अ बिग रीज़न टू वरी कि हमारे जो लोग पढ़ लिख के निकल भी रहे हैं वो इंडस्ट्री रेडी नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आउटडेटेड करिकुलम। हम उसको इंडस्ट्री, अब AI/ML का ज़माने में आप खाली जावा और C++ पढ़िएगा तो आपको जॉब कैसे मिलेगी? तो हमारे करिकुलम को विथ टाइम अपडेट होते रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, इंडस्ट्री रेडी नहीं है, एक्सपोजर्स नहीं है और कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एंड इंडस्ट्री कि तुम्हें क्या ज़रूरत है और मैं क्या दे रहा हूँ। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। आगे देखिए कि गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने देखो बहुत सारी स्कीम्स लाई, इंटर्नशिप स्कीम्स लाई, अब आपकी PLI स्कीम आई है ताकि और ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, PLI के 14 सेक्टर हैं, PLI में एक सेक्टर अच्छा करता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, और सरकार उसमें खुश हो जाती है। और बाकी 13 सेक्टर्स का क्या? कितने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में आज क्रेडिट जितनी चाहिए यानी जितना लोन चाहिए उनको मिल पा रहा है? हमने अभी लास्ट वाले अपने वीडियो में बातचीत की है इस बारे में कि क्रेडिट के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। MSME सेक्टर में जो क्रेडिट गैप है वो बहुत ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा है। तो अगर हम MSME को ही पैसे नहीं दे रहे तो जॉब्स कैसे क्रिएट होंगे? और हमें PLI स्कीम्स को इस तरह से टारगेट करना है ताकि मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ा सके। क्या हम वो कर पा रहे हैं? क्या हमारा रिपोर्ट कार्ड है ऐसा? ये सोचने की बात है। तो ये इनिशिएटिव्स होने के बाद भी ये इनिशिएटिव्स कम पड़ जाते हैं। इस देश में बढ़ती हुई आबादी की वजह से 2 करोड़ जॉब्स एनुअली क्रिएट होनी चाहिए, नो मैटर गवर्नमेंट और प्राइवेट। 2 करोड़ जॉब्स। हम मुश्किल से बमुश्किल 20 लाख जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं, वो भी इंटर्नशिप लेवल की जॉब्स। इंटर्नशिप लेवल्स की जॉब, 5,000 10,000 की नौकरी, क्या ये वाजिब है? आज भारत का जो हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं, ठीक है, एनुअल पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख है, लेकिन अगर टॉप 10% को हटा दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम घट करके 60,000 से भी कम हो जाता है। यानी भारत का एक औसत व्यक्ति 5,000 रुपया महीना भी नहीं कमा पा रहा। सोचने की बात है ये। क्या स्किल इंडिया मिशन सक्सेसफुल हुआ? जवाब होगा नहीं। 18% से भी कम लोगों को स्किल इंडिया मिशन से बाद में प्लेसमेंट मिल पा रहा है। अंत में फिर वो लोग भी वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हो जा रहा है। और इसके अलावा क्योंकि इंडस्ट्री लिंकेजेस है नहीं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, अब कोई BA करके इंडस्ट्री रेडी तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, इंडस्ट्री के साथ एक्सपोजर मिल जाए तो अपनी डिग्री को या अपनी पढ़ाई लिखाई को उस तरह से वो मॉडिफाई कर सकता है कि इंडस्ट्री में ज़रूरत हो उसके जैसे की, तो उसको नौकरी मिल सके। बट ऐसा एक्सपोजर भी नहीं है, ये कनेक्शंस भी नहीं है। तो करे क्या? हमको अपनी लेबर इंटेंसिव MSME मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी। इसके लिए सरकार एक्सपोर्ट स्कीम्स भी ले आई है, लेकिन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम यह है कि दैट इज़ लो क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट। हमें उसके कॉस्ट को कंट्रोल करना है। क्वालिटी आप शुरू में कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कॉस्ट तो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपने कॉस्ट को सस्ता कर लिए
और एक्सपोर्ट मार्केट एक डेवलप कर लिए कि हाँ हमारी जो क्वालिटी है उसके लिए कोई मार्केट मिल जाए हमें, हमारी खुद की डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट मिलके, तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और ज़्यादा सप्लाई के लिए ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए और मैंडेटरी स्किल ट्रेनिंग यानी मैंडेटरी इंडस्ट्री इंटर्नशिप फॉर वॉट एवर डिग्री यू हैव वो ज़रूरी है। तो जो ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये मैंडेटरी इंडस्ट्री इंटर्नशिप को भी लेके आना चाहिए। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज क्लास 6 क्लास 7 से शुरू कर देने चाहिए, एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कि बेसिक स्किल सबके पास हो। इस तरह से हम अपने आप जो ये जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम है इसको दूर कर सकते हैं। नहीं तो ये 6.5% ग्रोथ रेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा एज फार एज पीपल ऑफ द कंट्री इज कंसर्न, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री, it is not just a country, India is a people, wherever the people of India is the India will be, we the people of India। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें। तो सॉल्यूशन ये भी है कि पॉलिसी में क्या चेंजेस ला सकते हैं, हम काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी लेके आए, यानी जो अभी ग्रोथ रेट हमारी स्टैग्नेंट हो गई है उसको बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, लोन के रेट्स को कम करें, टैक्स बेनिफिट को बढ़ाएं ताकि जॉब क्रिएशन बढ़ सके और फॉर्मलाइजेशन बढ़ सके, यानी लोगों को पेंशन की सुविधा, हेल्थ की सुविधा मिल सके। तो ये जो प्रॉब्लम है, स्टेक्स है, वो बहुत बड़े हैं, पर क्या हम रेडी हैं? क्या हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक कर्ज बनने से रोक सकते हैं? सोचने की बात ये है। ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का बात नहीं है, ये भारत के ग्रोथ और भारत की आने वाली 30 साल की दशा और दिशा ज़रूर तय कर सकता है। चॉइस आपकी है कि क्या अपने आपको स्किल करना चाहते हैं और इंडस्ट्री रेडी करना चाहते हैं, या फिर आप वही पे रुक के रहना चाहते हैं कि हाँ हम इंतज़ार करेंगे कि आएगा और कोई मेरा उद्धार करके चला जाएगा। सोचिएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू।